Record. Okay, Assalamualaikum class. So now we're going to discuss the Value Line Publishing case. Value Line Publishing basically एक publishing institute है जो financials के बारे में publish करता है. इसके अंदर एक इनकी writer है गैलिटा फ्योरे. ठीक है, तो गैलिटा फ्योरे को ये टास्क मिला है कि उसने जो रिटेल सेक्टर के अंदर होम बिल्डिंग सप्लाईज की इंडस्ट्री है, रिटेल सेक्टर स्पेशली उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है नेक्स्ट वीक पब्लिश करने के लिए अपने मैगजीन के अंदर. गैलिटा फ्योरे की जो भी पब्लिकेशन है इनकी वैल्यू लाइन पब्लिशिंग की एनालिसिस की. अब ये अक्टूबर 2002 की बात हो रही है जब ये सारी रिपोर्ट्स पब्लिश की जा रही हैं. इससे पहले अगेन इस सेक्टर के अंदर अगर आप देखते हैं तो इस सेक्टर के दो मार्केट लीडर्स हैं, एक होम डेपो है और एक लुइस है. ठीक है, अब होम डेपो के बारे में जो हम जानते हैं कि ये बेसिकली, मैं इनके बारे में डिटेल भी दे देता हूँ, ये बेसिकली दोनों मार्केट लीडर्स हैं इस वक्त. इन दोनों का अच्छा मार्केट शेयर भी है और इस वक्त ये 1/3 ऑफ द मार्केट जो है होम बिल्डिंग रिटेल सप्लाईज की कैप्चर कर रहे हैं. ठीक है, The Economist Intelligence Unit estimated the size of the 2001 US retail building supply industry at $175 billion. और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये $194 बिलियन तक चला जाएगा 2006 तक. ये 2002 की बात हो रही है, 1-2 की, और ये 2006 तक $194 बिलियन चला जाएगा. ऑल्दो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो 7.7% रहा है पास्ट में 1998 तक, लेकिन इस वक्त जो इसका ग्रोथ रेट है वो 4.2% है. तो 2001 के अंदर ग्रोथ रेट कम हो चुका है कंपैरेटिवली, ये तकरीबन 4.2% तक जा चुका है ग्रोथ रेट. ठीक है, ये जो ट्रेडिशनली इस सेक्टर के अंदर बेसिकली 3 मेजर एरियाज कवर होते हैं. एक हार्डवेयर स्टोर है, बेसिकली ये DIYs बेसिकली ये है कि डू इट योरसेल्फ होम बिल्डिंग जो है, रिपेयर्स हैं, रिफर्निशिंग है, बिकॉज इंटरनेशनली यूजुअली इट कॉस्ट देम वेरी मच कि अगर वो किसी को हायर करें टू बिल्ड देयर होम, वहां पर कोई रिफर्निशिंग करनी हो. तो फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर फ्लोरिंग चेंज करनी है किसी एक रूम की, तो दे विल जस्ट गेट द स्टफ फ्रॉम द स्टोर्स और वो उसको डिफरेंट अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जिसने कहीं पहले ये काम किया होगा, वो खुद से वो उसको चेंज कर देंगे. या वॉलपेपर चेंज करना है लेट्स सपोज, या इवन किचन के काउंटर टॉप्स चेंज करने हैं. मोस्टली वुड का काम होता है, इसलिए यहाँ पर आपको लिम्बर या टिम्बर के बारे में ज्यादा, लिम्बर यार्ड्स या टिम्बर के बारे में ज्यादा डिस्कशन आ रही होगी, क्योंकि ज्यादातर वुड रिलेटेड ही चीजें आ रही होंगी इसके अंदर. ठीक है, अगेन इसके अंदर फिर बाकी चीजें भी हैं, इवन टैप्स, दीज हैंडल्स, दीज इनको क्या कहेंगे हम, लॉक्स, एवरीथिंग नेल्स, एवरीथिंग वुड बी इंक्लूडेड इन दिस. और फिर इवन फ्लोरिंग का सामान, टाइल्स एंड ऑल जो छोटी मोटी चीजें चाहिए, यहां तक के समटाइम्स दे वुड बिल्ड अ रूम बाय देमसेल्व्स एज वेल. क्योंकि छोटा सा रूम बनाना है उसके लिए आप एक्सपर्ट को हायर करेंगे, आप बस अप्रूवल लेते हैं और उसकी खुद जाके सामान लेते हैं टिम्बर वगैरह, और उसको बस जॉइंट करके यू जस्ट मेक इट योरसेल्फ. तो DIYs, डू इट योरसेल्फ बेसिकली सेटअप होता है. तो ये सामान जो होता है उनको यूजुअली इसी तरह के होम बिल्डिंग रिटेल सप्लाई इंडस्ट्री के सेक्टर से मिल जाता है. वो जाते हैं इस तरह के किसी रिटेलर के पास, उनके पास सब कुछ पड़ा होता है, डिफरेंट डिजाइन लगे हुए. तो जैसे हमारे यहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं ना, जैसे टाइल्स वाला एक सेपरेट होगा, उसके पास टाइल्स एंड वॉशरूम स्टफ होगा, टैप्स वगैरह होंगे, हार्डवेयर वाला सेपरेट होगा. तो वहां पर ये सारा एक ही मेजर स्टोर के अंदर उनको सारा कुछ मिल जाए, जैसे होम डिपो हो गया, लुइस हो गया. तो ये बेसिकली 3 सेक्टर्स को इनके अंदर इंक्लूडेड है. पहला हार्डवेयर स्टोर्स हैं जो कि 15% इस इंडस्ट्री का पार्ट है. देन कम्स इन द लंबर यार्ड्स, बेसिकली यहां से टिम्बर मिलती है, तो 34%, क्योंकि ज्यादातर कंस्ट्रक्शन टिम्बर बेस्ड ही है, वुड बेस्ड ही है. यहां तक कि जैसे हमारे काउंटर टॉप यूजुअली मार्बल के होते हैं, वहां जरूरी नहीं है मार्बल, कोई आमतौर पर वुड का काउंटर टॉप भी चल रहा होगा, क्योंकि वो लेमिनेशन वाली चीजें इतनी अच्छी होती हैं कि वो वाटर से इतने सील्ड होते हैं अच्छी तरह से कि वाटर से डैमेज नहीं होती इतनी इजीली. मूविंग फॉरवर्ड, इनके पास जो लार्ज फॉर्मेट हाउस के सेंटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े सेंटर, जैसे कि फॉर एग्जांपल किचन के लिए किसी ने आइलैंड लेना है, तो पूरा बिल्ट आइलैंड प्रॉपरली वो बना हुआ ही उनके पास पड़ा होगा. इस तरह के लार्ज फॉर्मेट के कैबिनेट्स लेने हैं, पूरे बने हुए कैबिनेट्स, हर चीज रेडी मेड, जैसे आप लेकर जाएंगे इंस्टॉल करते जाएंगे. ठीक है, तो वो रेडी मेड उन चीजों का 51% शेयर होता है इसमें. सो मूविंग फॉरवर्ड, इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ जो है वो थोड़ी कम हुई है डेफिनेटली. 7.7 से 4.2% इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो कम होगी, तो डेफिनेटली इस सेक्टर के अंदर भी ग्रोथ जो रेट है वो कम, लेकिन ग्रोथ है सही, अभी भी सेक्टर ग्रोइंग की तरफ जा रहा है. होम डिपो और लुइस दोनों तकरीबन जो प्लेयर्स हैं, ये 1/3 जो है इंडस्ट्री का शेयर कैप्चर करते हैं. तकरीबन इनके 1136 न्यू स्टोर्स हैं जो इन्होंने पिछले 5 सालों में ओपन किए हैं. ठीक है, बहुत बड़े बड़े जायंट्स हैं इस सेक्टर के, और इनका जो इम्पैक्ट है इंडस्ट्री पे बड़ा प्रोफाउंड है. छोटे छोटे रिटेलर यूजुअली इनकी वजह से बैंकरप्ट हो जाते हैं, या आम तौर पर इन्हीं को अपना बिजनेस बेच के चले जाते हैं. होता है कि जैसे इन्होंने एक्सपैंड करना है ना दूसरे सिटीज के अंदर,
तो ये वहां जाएंगे, उनके रिटेलर्स को भी पता है, जो छोटे बिजनेस जिनको पहले ही बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है, कि ये जब आएंगे तो हमारा बिजनेस तो नहीं रहेगा। तो आमतौर पे इस तरह की रिटेल फर्म्स जो होती हैं, और जिसके लेट्स सपोज कहीं पर एक दो स्टोर हैं, या जैसे कि जिसके 25-30 स्टोर हैं, ये उसके पास जाएंगे कि जी अब आपका बिजनेस हमारे बाकी सिटीज के अंदर इफेक्ट हुआ हुआ ऑलरेडी, यहाँ पर भी इफेक्ट हो जा रहा है, क्यों ना आप ये बिजनेस हमें भेज दें। तो जाकर उनका पूरा बिजनेस ही खरीद ले। तो इस तरह ये होता है कि जो एक सिटी में एक्सपेंड करना था, एक साथ ही 10-12 सिटीज जो उनकी, जिनके अंदर इनका पहले ब्रांच नहीं है, उन्हीं के स्टोर्स के अंदर ये जाके एक्सपेंड कर लेते हैं, अपने नाम जाके लगाएंगे, वहां अपना सामान रख देंगे, उसको अपने तरीके से रिडिजाइन कर लेंगे। तो पूरी पूरी इस तरह की छोटी जो कंपनीज है, छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, उन सबको ये परचेज कर लेते हैं जिस न्यू सिटी के अंदर, न्यू एरिया में ये एंटर होते हैं। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस विद दीज लार्ज जायंट फर्म्स। मूविंग फॉरवर्ड, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होम डिपो एंड लुइस के लिए दोनों ही बहुत इंटेंस नेक टू नेक कंपटीशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। दोनों जितना हो सकता है एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे होते हैं, हर सेक्टर में एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं, ठीक है। एक्विजिशंस एंड कंसोलिडेशन, इसके ऊपर मैं भी थोड़ा सा जिक्र कर चुका हूं कि इन्होंने एक्विजिशंस और कंसोलिडेशंस बहुत ज्यादा किए। जैसे कि जो लुइस है, इन्होंने 38 स्टोर्स जो वेयर हाउस फॉर्मेट चेन थी ईगल हार्डवेयर की, ये खरीद लिए थे 1.3 बिलियन डॉलर्स के अंदर। और इसके अलावा जो होम डिपो ने पास्ट कुछ सालों के अंदर प्लम्बिंग होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो था एपेक्स सप्लाईज के अलावा स्पेशलिटी लाइटिंग कंपनी जॉर्जिया लाइटिंग, द बिल्डिंग रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स बिजनेस एनई थिंग सप्लाई कंपनी एंड द स्पेशलिटी प्लम्बिंग फिक्सचर कंपनी योर अदर वेयर हाउस, इन सबको परचेज किया है रिसेंटली। तो ये सारी कैटेगरीज अब इनके पास आती हैं, और अब इनकी डील चल रही है 3 फ्लोरिंग कंपनीज को परचेज करने के लिए, जिसके बाद ये फ्लोरिंग मार्केट के इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े सप्लायर्स बन जाएंगे। अगर वो डील ओके हो जाती है, तीनों फ्लोरिंग कंपनीज को ये परचेज कर रहे हैं। बेसिकली डिफरेंट फ्लोरिंग, वुड की हो सकती है, टाइल हो सकती है, या मार्बल, या डिफरेंट हो सकती है। तो वो सारी डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज के अंदर बात कर रहे हैं कि हम आपकी कंपनी परचेज करना चाहते हैं। देन प्रोफेशनल मार्केट के अंदर दोनों कंपनियों ने अपने प्रोफेशनल्स काउंटर्स ओपन किए हुए, बिकॉज एक तो ये था ना DIY, कि जो लोग खुद आके करना चाहते हैं वो उसके लिए सामान ले जाएं। लेकिन कुछ प्रोफेशनल्स हैं, इंडस्ट्री है जो बेसिकली हाउसिंग का ही काम करती है, तो उसने उसके जो प्रोफेशनल, उसने लेट्स सपोज 10-15 घर एक साथ इकट्ठे बनाने उन्होंने, तो उन्हें सबके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो डेफिनेटली एक उनको रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए। जैसे कि इंडिविजुअल कस्टमर के लिए आप रखते हैं ना, तो आपको पता है कि जी लेट्स सपोज उनके पास अब वैरायटी ये नहीं है ना हमारी तरह, जैसे मार्केट में होती है कि जी 5-10 डिजाइन है, 100 डिजाइन है, या 100 से प्लस डिजाइन है एक टाइल के ही सिर्फ, लेट्स सपोज। अब आम कस्टमर आएगा, उसको कितनी चाहिए? एक कमरे, 2 कमरे, मैक्सिमम एक घर की चाहिए। आमतौर पे वो पूरे घर में सेम डिजाइन नहीं लगाएगा, तो इनके पास क्वांटिटी थोड़ी पड़ी होती है। तो जिन स्टोर्स के अंदर ये प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन कर देते हैं काउंटर, वहां पर उन्होंने क्वांटिटी भी ज्यादा रखनी होती है, क्योंकि वो कहेगा जी मुझे 15 घरों के लिए एक कमरे के लिए ये वाली टाइल चाहिए लेट्स सपोज, तो उसको उतनी क्वांटिटी एज सून एज पॉसिबल चाहिए, ठीक है। तो इस केस के अंदर इन्होंने प्रोफेशनल काउंटर्स बनाए हैं, वहां पर उनसे डील करने के लिए अलग बंदा बिठाया गया है, और उन्हीं के लिए स्पेशली ज्यादा स्टॉक रखा गया है पीछे, जो आमतौर पे वो डिमांड करते हैं वो स्टॉक ज्यादा रखा जाता है ताकि उन्हें फॉरेन सप्लाई किया जा सके। इस वजह से एक जो इनको बेनिफिट मिला है, इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वहां पर इन्वेंट्री टर्नओवर बेटर हो जाता है, और उन स्टोर्स की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी अदर स्टोर जहां पर सिर्फ DIY सामान बेचा जाता है। इसलिए होम डिपो ने पिछले कई सालों के अंदर कई स्टोर्स के अंदर 950 स्टोर्स के अंदर प्रोफेशनल काउंटर इंस्टॉल कर दिया है, और 250 में वो और इंस्टॉल करना चाहते हैं अगले साल तक, ठीक है। लुइस के भी बेसिकली ये स्टोर्स हैं जिनके अंदर प्रोफेशनल काउंटर्स हैं, वो भी प्रोफेशनल्स को ट्रीट करते हैं। इंटरनेशनल एक्सपेंशन के मामले में लुइस ने अब तक इंटरनेशनल एक्सपेंशन नहीं की कोई भी। वो अमेरिका के अंदर ही, अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही सारी, वो अमेरिका के अंदर ही बेच रही है सारा कुछ अपना, उनके स्टोर सारे अमेरिका के अंदर। हालांकि होम डिपो ने बेसिकली रिटेलर आइकन हेड जो था कनाडा का होम इंप्रूवमेंट रिटेलर, इसको परचेज कर लिया था 1994 के अंदर, और इस वजह से इनके कई स्टोर्स कनाडा के अंदर, तकरीबन 11 न्यू स्टोर जो 2001 में ओपन हुए थे वो कनाडा के अंदर ओपन हुए थे। और इसके अलावा इन्होंने मेक्सिको की 2 फर्म्स को परचेज किया था, टोटल होमे एंड डेल नॉर्टे। तो टोटल होम और डेल नॉर्टे ये मेक्सिको की चेंज थी, जिसके बाद इनकी प्रेजेंस मेक्सिको के अंदर भी है, और इनका टोटल बिजनेस के 10% जो स्टोर्स हैं, ये सेल्स हैं बेसिकली, 10% स्टोर्स आउटसाइड अमेरिका लोकेटेड है, सब मेक्सिको और कनाडा के अंदर। अल्टरनेटिव रिटेल फॉर्मेट्स के अंदर ये ऑनलाइन भी बेच रहे हैं। अब ये सारी चीजें इन्होंने ऑनलाइन ऑफर कर दी हैं कि आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं ये सारी चीजें हमसे, ठीक है। उसके अलावा वहां पर इनके जो वेबसाइट्स हैं उनके पर ये दोनों ही क्योंकि बेच रहे हैं, रिव्यूज की ऑप्शंस कि आप रिव्यू करें कैसा प्रोडक्ट लगा आपको, और रिव्यूज की बेस पर की मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हमें अच्छे कस्टमर मिलेंगे फ्यूचर में, लोग रिव्यू करेंगे, देखेंगे इन्होंने बहुत अच्छा प्रोडक्ट मुझे बेचा, तो कस्टमर हमारे पास आएंगे। तो ऑनलाइन फॉर्मेट रिव्यूज, उसके अंदर फिर ये एक्सपोज भी करते हैं,
डिजाइन सेंटर्स वगैरह को एक्सपो के ऊपर डिस्प्ले करते हैं। देन गार्डन क्लब, वुड वर्कर्स क्लब, मैगजीन्स डिफरेंट इसके हिसाब से ना वो बनाते रहते हैं डिफरेंट मैगजीन्स, क्रिएटिव आइडियाज। तो इन सब जगहों के ऊपर भी ये डिफरेंट प्रमोशंस के अल्टरनेटिव फॉर्मेट्स है जहां पर ये अपने आप को प्रमोट करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, ये है बेसिकली इंस्टॉलेशन सर्विसेज वगैरह के। जैसे कि ये तो सिर्फ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, लेकिन अब ये जो है बेसिकली होम डिपो और लुईस हैं, ये अब एक्सपेंड करें इंस्टॉलेशन सर्विसेज कि सपोज कोई इनसे सामान ले जाता है, उसको प्लम्बिंग करनी तो नहीं आती, तो उसे एक प्लम्बर चाहिए वो सिंक इंस्टॉल करने के लिए या टैप इंस्टॉल करने के लिए, तो इसे कहते हैं जी हम अपने पास हमारी सर्विस है, हम अपना बंदा भेज देते हैं, वो आपको इंस्टॉल कर देगा, उसके ये एक्स्ट्रा थोड़े से चार्जेस आपको देने होंगे। उसको कंपैरेटिवली मार्केट से चीप पड़ता है कि एक प्लम्बर वहां से आएगा, इनके पास तो क्योंकि हायर्ड है ना, इन्होंने उसको एक सेंटर सैलरी देनी है जो नॉर्मली वो मार्केट में काम करे उससे ज्यादा ही होगी, क्योंकि इन्होंने तो रोज के कस्टमर इतने सारे डील कर रहे हैं, तो उनको सस्ता पड़ता है कस्टमर को भी, तो वो इनसे ले जाते। इस बिजनेस के अंदर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करंटली $3 बिलियन का है ये सेक्टर इनका, जिससे ये कमा सकते हैं दोनों ही। ठीक है, देन हेड टू हेड कंपटीशन इनके पास चल रहा है, इस बात में कोई डाउट नहीं, दोनों बेहद इंटेंसली फियर्स कंपटीशन के अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोटिस करेंगे तो होम डिपो जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज के अंदर है इस वक्त। ठीक है, तमाम बड़े शहर, हम अगर अपने कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, बड़े बड़े शहरों के अंदर है। ठीक है, रूरल एरियाज को उन्होंने कैप्चर नहीं, जैसे कि अगर बहावलपुर है, हम एक सबर्ब एक रूरल एरिया काउंट करेंगे तो इस एरिया में नहीं होगा, कहीं और इस तरह से जो एरियाज छोटे होंगे वहां नहीं होगा। जबकि लुईस जो है, या दीज डोंट वर्क, मैं एक दो बार ट्राई कर चुका हूँ, बड़ी कोशिश की है, ना HDMI से कनेक्ट हुई है कभी, ना ही ये कभी यूजुअली उसके साथ एयर प्ले जो इसके अंदर है, आई थिंक मेरा कास्ट है या उसके थ्रू चली है। बहुत ही कम वो लैपटॉप्स हैं जो इसके साथ चलते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसीलिए ऐसा कुछ चीज नहीं, ये मैंने ग्रुप में शेयर किया, अगर आप ग्रुप में हैं तो ये केस वहां पर पड़ा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी को अपने फ्रेंड को कह दें आपको ग्रुप में ऐड कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप है, नहीं तो कोई आपसे शेयर कर देता है भी यहाँ पर, तो ये सारे केसेस वहां पर अपलोडेड हैं, मैंने शेयर किए हुए हैं। However, you do not need, आप रीड कर भी नहीं सकेंगे, मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, रैपिडली, आई एम गोइंग मच फास्टर देन यू वुड बी एबल टू रीड इट। मैं सारी स्टोरी आपको इसलिए बताता जा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ जब मैंने पहले केस शेयर कर दिया है, तो अगर अगेन कोई जो पेपर बेस्ड है बंदा, कि मैं पेपर से ज्यादा बेटर समझता हूँ, तो वो प्रिंट करके जरूर अपने साथ लाएं, बाकी सब अपने पास सॉफ्ट कॉपी में उसको हाईलाइट कर लें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस, और वो अपने पास चाहे फोन के अंदर ही उनके पास हो, क्योंकि हम पेपर वेस्टेज के भी अगेंस्ट हैं, तो ग्रीन कैंपस प्रोजेक्ट के हम चाहते हैं कि आप पेपर सेव करें, प्रिंट आउट ज्यादा ना लें। अदरवाइज यूजुअली मेरा कैसे ही होता है कि आप प्रिंट आउट अपने पास सामने हो, आप उसमें से मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो। सो इसीलिए मैं आपको ये बुक्स और ये कंटेंट सारा ऑनलाइन शेयर कर दूंगा। मेरी कोशिश ये थी इस वीकेंड तक हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो सका। अगेन आज भी 2 लेक्चर हैं, तो इसके बाद गेट्स वेरी हार्ड टू वर्क ऑन दिस। तो आपकी कोर्स आउटलाइन, आपके आगे के सारे केसेस, कंटेंट, वो सारा आपको नेक्स्ट वीक के स्टार्ट के अंदर कहीं ना कहीं मैं आपको शेयर कर दूंगा। LMS में मैं कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक आप सबका भी LMS नहीं चल रहा होगा, है ना। LMS में मैंने कुछ कंटेंट ये शेयर कर दिया हुआ है, जो ये तीनों केसेस हैं ये वहां पर अपलोडेड है, बाकी भी मैं कर दूंगा, लेकिन मैं आपको किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर सारा कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। ग्रुप में शेयर कर दें, लेकिन एक्चुअली व्हाट्सएप का इशू ये है कि अगर आप 2 हफ्ते बाद इसको ढूंढना चाहेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा, सब जी वो अब दोबारा मांगे सर से कि जी वो गायब हो गया हमारे पास, इसलिए आई हेट व्हाट्सएप फॉर दिस थिंग। मुझे कोई पुराना डॉक्यूमेंट चाहिए कभी नहीं मिलेगा उसमें से, ईमेल से कम ढूंढ तो सकता हूँ दोबारा। सो दैट्स एन इशू, डोंट वरी, मैं अपने ब्लॉग पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप सिंपली जाके डाउनलोड कर सकते हो, जस्ट लाइक अ वेबसाइट। ठीक है, तो बेहद इंटेंस कंपटीशन के अंदर है ये मेट्रोपॉलिटन एरियाज के अंदर है, जबकि लुईस जो है वो तकरीबन सारे रूरल एरियाज को, जो अमेरिकन है, जो हमारी तरह के बेसिकली मेट्रोपॉलिटन तो नहीं है लेकिन सबर्ब्स हैं, तो वहां सबर्ब भी है, रूरल आई डोंट थिंक यू कैन फाइंड एनी रूरल एरियाज, तो उन एरियाज को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, लेकिन लुईस जो है वो बिगिन कर चुका है सिस्टमेटिक एक्सपेंशन इनटू मेट्रोपॉलिटन मार्केट्स, तो अब कई अमेरिका की मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर उन्होंने एक्सपेंशन शुरू कर दी और अच्छी सक्सेस उनको मिल रही है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और अगेन उन्होंने अब ये पॉलिसी बना ली है कि हम 5 लाख से ज्यादा जो हमारे बेसिकली पॉपुलेशन वाले सेंटर्स हैं, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, बोस्टन, मैसाचुसेट्स, तो ये सारे बेसिकली उन एरियाज के अंदर हम एक्सपैंड करेंगे। अब हम किसी छोटे एरिया में अब एक्सपैंड नहीं करेंगे फिलहाल, तो उनके और रिस्पांस उनको काफी अच्छा मिल रहा है।
और एक और चीज, सिंस लुईस comprehensive sales have been outpacing Home Depot's, we have been growing increasingly concerned that Home Depot would fight back with increased promotion and more aggressive everyday pricing. अब मार्केट में एक इसकी वजह से ये डर भी है क्योंकि ये लुईस वाले होम डिपो के टेरिटरी के अंदर जा रहे हैं, तो वहां पर अब क्योंकि होम डिपो की सेल्स पहले डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं, लुईस की अच्छी ग्रोथ आ रही है, वो अच्छी सेल्स ले रहा है, तो एक मार्केट के एनालिस्ट्स को ये डाउट भी है, अमेरिकन बैंक ऑफ अमेरिकन सिक्योरिटीज जो है उसका जो एक हेड है वो ये कह रहा है कि हमें डाउट है कि हो सकता है होम डिपो इस वजह से प्राइस कंपटीशन के अंदर चला जाए, सेल्स ज्यादा लेने के लिए, प्रोडक्ट्स ज्यादा अपने बेचने के लिए, अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए वो प्रमोशन ज्यादा करें और प्राइस कंपटीशन हो जाए। अगर ये इस तरफ चले जाते हैं तो प्राइस कंपटीशन बेसिकली कंज्यूमर को तो फायदा हो, लेकिन कंपनीज का, इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा होगा। तो एक ये मसला भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। अब फाइनेंशियल फोरकास्ट है होम डिपो और लुईस की, ग्रोथ दोनों की अच्छी है, टोटल सेंटर्स भी अपने इंक्रीज करते जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली। एक्सपेक्टेड है कि होम डिपो जो है वो 15 से 18% ग्रोथ रेट के हिसाब से ग्रो करेगी, रेवेन्यूज उसके जो है, मैं रेवेन्यूज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, थ्रू अंटिल 2004, ये 4 तक की बात हो रही है। होम डिपो का जो करंटली शेयर मार्केट में सेल हो रहा है वो $25 का हो रहा है, जबकि इनके जो कैपिटलाइजेशन है टोटल इन यूएस डॉलर्स वो $59 बिलियन की कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। इसके ऊपर जो बेसिकली ग्लेटा फ्योरे है, इसने पहले भी एक बार लिखा हुआ है जिसके अंदर उसने लिखा था कि जी इनका जो प्रोग्राम्स हैं, जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाह रहे हैं ये सर्विसेज की अपनी की, तो इट इज स्टिल इन इट्स अर्ली स्टेजेस, लेकिन डू इट योरसेल्फ के गेन्स जो हैं वो ऑलरेडी वो एंजॉय कर रहे हैं। उसके अंदर लेबर प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स के अंदर ज्यादा है, पॉजिटिव फीडबैक भी कस्टमर से मिल रहा है, और जो इनकी प्रो लाइन है वो जहां जहां ये स्टार्ट करते हैं वो ऑल द 55% स्टोर्स के अंदर है, लेकिन जहां जहां स्टोर करते हैं वहां पर जो इनकी सर्विसेज वो इंप्रूव हो जाती हैं और जो प्रो कस्टमर्स हैं उनको अकोमोडेट भी करें, और इस वजह से इनके जो स्टोर्स की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। ये स्टोर्स आम तौर पे आउट परफॉर्म करते हैं जो डू इट योरसेल्फ स्टोर्स हैं, ठीक है, और इनको प्रोडक्टिविटी के मामले के अंदर, ऑपरेटिंग मार्जिन के मामले के अंदर और इन्वेंट्री टर्नओवर के मामले के अंदर। इन्वेंट्री टर्नओवर भी यहाँ ज्यादा होता है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी यहाँ ज्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी भी यहाँ ज्यादा होती है इन स्टोर्स के अंदर, प्रो स्टोर्स के अंदर, लेकिन ये 55% उसके अभी तक जो है स्टोर उनका पोर्शन है। अगेन उसके अकॉर्डिंग से कहना था कि जी ये प्राइस के हिसाब से होम डिपो के शेयर जो बहुत अच्छे मार्केट में बिक रहे हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट फिर एक दो एनालिस्ट और हैं, डैन वेवर और लिसा एसबर्ग, जो दूसरे किसी कंपनी के हैं, उन्होंने इसके अगेंस्ट लिखा कि ये जो कह रही है इसके कुछ फिगर्स के अंदर हमें मिस्टेक लगती है, हमें नहीं लगता कि होम डिपो बहुत अच्छी है। वो कहते हैं कि जी होम डिपो को जो सेल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली फॉल शॉर्ट करें जो वो प्लान करते हैं उससे, डिस्पाइट के वो बहुत अच्छी प्रमोशनल एक्टिविटीज करें, जिसका मतलब ये है कि जी जो प्रमोशनल एक्टिविटीज है होम डिपो की वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स दे रही हैं। दैट मींस कि अगर 1 लाख का प्रमोशन करते हैं तो वो 1 लाख की सेल्स नहीं देती, वो 70,000 की, 80,000 की, एटलीस्ट पहले अगर 1 लाख का प्रमोशन करने पे 2 लाख की सेल देती थी तो अब 1.5 लाख की देती है, 1,25,000 की देती है, तो सेल्स में उस लेवल की ग्रोथ नहीं आ रही, डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं और रिटर्न उतना नहीं आता। Our view is that Louise is the most attractive investment opportunity in hardline retailing, is supported by the key mileposts achieved during the second quarter of 2002, highlights including superior relative earning per share momentum है इनका, ठीक है, कि earning per share का जो momentum है superior है relatively, robust comprehensive sales है, expanding operating margins है, improving capital efficiency है, and improving new store productivity, कि new store की productivity भी ज्यादा है, कैपिटल की एफिशिएंसी भी ज्यादा है और ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी ज्यादा हो रहे हैं। इसकी वजह मैं आगे आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंटली लुईस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रेजेस द हर्डल होम डिपो मस्ट रीच, अगेन के होम डिपो को अब ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी टू बी द मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस लुईस की अच्छी जा रही है कंपैरेटिवली। और अगेन हम ऊपर डिस्कस कर भी चुके हैं कि इस मार्केट में अब कंपटीशन बहुत ज्यादा इनका आपस में इंटेंस होने वाला है। लुईस की मैनेजमेंट ने जो एनालिस्ट थे उनको जो खुद बताया हुआ भी, क्योंकि पिछला फिगर भी उनके बताए हुए थे जो होम डिपो के थे, ये भी इनके अपनी मैनेजमेंट के बताए हुए हैं कि इनकी जो ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन रेवेन्यू सेल्स ग्रोथ वो 18 to 19% ओवर द नेक्स्ट 2 years है, ठीक है। लुईस प्लान टू ओपन 123 स्टोर्स इन 2002, 130 स्टोर्स इन 2003 एंड 140 स्टोर्स इन 2004। तो ये नए स्टोर्स ओपन कर, लेकिन इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज कि ये स्टोर्स ओपन कहां करने जा रहे हैं, वो ये स्टोर्स वो ओपन करेंगे 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले बड़े शहरों के अंदर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, जहां पॉपुलेशन कम से कम 5 लाख जरूर हो, क्योंकि इनके पहले रूरल एरियाज के अंदर है। अब वो जैसे कि न्यूयॉर्क, बोस्टन, लॉस एंजलिस, इस तरह के बड़े शहरों के अंदर ये ओपन करने जा रहे हैं। To date, the company's entry into the metropolitan markets appeared to be successful.
Louis plan to continue improving sales and margins through new merchandising, pricing strategies and market share gains. कि मर्चेंडाइजिंग भी नई इंट्रोड्यूस करवाएंगे, प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी अपनी अच्छी रखेंगे। अगेन जो हम पहले बात करें कि प्राइसिंग के ऊपर मामला चलने वाला है, मार्केट शेयर के अंदर गेन्स भी होने वाले हैं। ओके, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट के जो ये एरियाज हैं इन्होंने कैप्चर नहीं किए। बेसिकली ये वो एरियाज हैं जहां पर अच्छी सेल, अगेन जो वेस्ट का एरिया है वो कैलिफोर्निया वाला सारा एरिया आ जाता है। अगेन बेसिकली अमेरिका के ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इस तरफ वाला जो ये सारा न्यूयॉर्क और इस तरफ की अटलांटिक को लगता है, और वेस्ट वाला जो है वो पैसिफिक को जो टच करता है। बेसिकली ये मेन एरियाज ही, उनकी मेन सिटीज यहाँ पर है सारी। मिडिल के अंदर ज्यादातर बेसिकली स्मॉल रूरल एरियाज हैं, वो ज्यादा बहुत मेजर सिटीज आपको मिडिल में कहीं नहीं मिलेंगी। यूजुअली इन दो एरियाज के ऊपर ज्यादा मिलेंगी। ओके, अगेन उनके एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस आगे दिए हुए हैं। ओके, डिफरेंट एक्सपर्ट्स के लुईस वैल्यूएशन विद एन एक्सपर्ट ऑफ ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट सेल्स एंड ग्रोथ मार्जिन्स के। अगेन उसकी शी जस्टिफाइज, ये एक और एक्सपर्ट जिसने कहा कि ये वो जस्टिफाई करी लुईस की वैल्यूएशन विद एन एक्सपेंडेशन ऑफ ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट्स इन सेल्स एंड ग्रॉस मार्जिन्स। या ऊपर अभी, हाँ ये मैं बताना भूल गया था। ओके, जो लुईस है इसके अलावा इनका जो प्लान है कि जी मार्केट गेन्स भी करेंगे स्पेशली इन दी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। और इसके बाद इनका जो शेयर करंटली मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो $37 $37 का ट्रेड हो रहा है, लेकिन इनकी टोटल कैपिटलाइजेशन सिर्फ $29 बिलियन की है। Louis is gaining market share in the appliances category and its transition into major metropolitan areas. Bulk of the company's expansion in the next years is yielding solid results. Alongside the positive sales trends, the house building supplier bottom line is also being boosted by margin expansion, bolstered in part by lower inventory costs and product mix improvements. Okay, again, the cost of capital, the weighted average cost of capital जो है इनकी दोनों की, वो होम डिपो की 12.3% है, जबकि लुईस की 11.6% है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इसके बारे में जो बाकी सारे फैक्ट्स हैं वो एग्जिबिट 3, 4, 5, 6 के अंदर दिए गए हैं, जबकि जो एग्जिबिट 7 और 8 है इसके अंदर फोरकास्ट उसने एक की है ग्रेटा फियोरे ने होम डिपो के बारे में कि इसकी फ्यूचर की सेल्स किस तरह होंगी अगले 6 सालों की, 5 सालों की, उसने फोरकास्ट की हुई है वहां पर। तो वो फिगर दिए हुए, लुईस की नहीं की गई, ये बेसिकली आप लोगों ने खुद करनी थी। लेकिन मुझे पता होता है कि स्टूडेंट्स नहीं करके आएंगे और आपने भी नहीं की होगी। डोंट वरी, उसके बगैर भी हम केस डिस्कस कर सकते हैं। पहला सवाल, हु आर यू? आप कौन है? यस, यू आर ग्रेटा फियोरे। आप ग्रेटा फियोरे के कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिस्कस करेंगे इस सारे केस को। अगले जितने भी केसेस आएंगे आप उस पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे होंगे जिस पर्सन के बारे में केस चल, जैसे ये ग्रेटा फियोरे के बारे में कुछ ने एनालिसिस करना है, उसने रिपोर्ट बनानी है। तो अगले केस के अंदर भी जैसे कि जिस बंदे के कॉन्टेक्स्ट में बात चली, आप वो बंदे होंगे उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर सारा केस डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्लैरिफाई करने में, बिकॉज जब आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़े और सी आइडियाज आ जाते हैं, आप बिजनेस के अंदर उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते। ठीक है, क्लैरिफाइड। ओके, सेकंड क्वेश्चन, हम मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड देना चाहते हैं, होम डिपो को दें या लुईस को दें? 2001 तक का, 2 का, क्योंकि ये बाकी सारी बातें आगे 2 की होती रही हैं, उसके 2 क्वार्टर्स आ चुके हैं, लेकिन 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए 2002 का नहीं, जो एंड पे हम बातें जितनी करते रहे 2002 के क्वार्टर से रिलेटेड बातें होती रही सारी। 2001 का हमें मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड देना है, क्या होम डिपो को दिया जाए या लुईस को दिया जाए? अब मुझे एक रफ एस्टिमेट चाहिए होम डिपो वाले, बस रेज योर हैंड, कोई इशू नहीं है ऐसा कि आप किसके साथ हैं किसके साथ। ओके रफेक, ठीक है। और लुईस? ओके, 1 ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बेसिकली आप में से जो कोई भी, मैं सारे केसेस के बारे में बता दूं, आप लोग जिस चीज टीम की साइड लेंगे वो आप डिफेंड कर रहे होंगे। दूसरी टीम को अगर कोई और नहीं डिफेंड कर रहा आप में से, मैं प्रेफर करूंगा कि 2 टीम्स आप में से ही बन जाए, लेकिन अगर नहीं बनती तो फिर मैं दूसरी टीम को डिफेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन इससे ये, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिसकी साइड ले रहा हूँ कंपनी ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम दोनों साइड्स को देखना चाहते हैं। यहां पर्पस ये है कि दोनों साइड्स का एनालिसिस हो। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड चलें जी। लुईस के अंदर आप हैं और मैं हूं इस वक्त, तो मैं कोशिश करूंगी हम के लुईस के हक में फेवर्स ढूंढें। अब आपने मुझे फैक्ट्स देने हैं कि क्यों होम डिपो को ये अवार्ड दिया जाए। ठीक है,
आपको बिलीव है, आपने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा है उसके, आप कह रहे हैं हिस्टोरिकल फिगर्स की बेसिस के ऊपर आप बता सकते हैं कि होम डिपो को देना चाहिए। आपने मुझे सिर्फ रीजंस बताते जाने। किसी के पास बोर्ड मार्कर है? आई हैव एक्चुअली फॉरगॉटन माइन, तो मुझे अगर बोर्ड पे लिखना है तो जरा काम आएगा। हाँ कोई एक प्लीज अगर ले आए तो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा ना, जरा कंपैरिजन इजी रह जाएगा, बहुत अच्छा रह जाएगा। आई शुड कीप वन विद मी, लेकिन मेरा आई थिंक मैंने कहीं रख दिया है। ओके, तब तक आप बता तो सकते हैं मुझे। यस 2001 तक जो मार्केट शेयर था वो 22.9% जी। बाकी सबके लिए मैं एक मिनट, बाकी सबके लिए मैं ये बता दूं, एग्जिबिट 1 के अंदर है ये। एग्जिबिट 1 ओपन कर लें प्लीज। यस, होम डिपो का जो मार्केट शेयर था 2001 तक का वो 22.9% है, जबकि लुईस का कितना है? 10.8, रफली हाफ। नाइस पॉइंट। लुईस वाले वो, अच्छा वो लुईस वाले ही बंदा भाग गया, मैं ही बचा हूं। ओके फाइन। अच्छा आप भी लुईस के साथ हैं, चलें फैंटास्टिक, मुझे भी थोड़ी सी सपोर्ट मिली। ओके, मेरे हक में कोई पॉइंट ढूंढ के लाओ भाई, लुईस के हक में कोई पॉइंट लेके आओ यार, जल्दी से ढूंढो। ठीक है या ठीक है, या अगर आप देखें तो प्राइस अर्निंग जो रेशो है, एवरेज एनुअल प्राइस अर्निंग रेशो, वो लुईस होम डिपो की कम हुई है पिछले सालों के मुकाबले, ऑल्दो लुईस की इससे कम है। ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई हमें। मैं भी यही सोच रहा था कि एग्जिबिट 2 में हमारे फेवर में कोई ऐसा चीज है तो नहीं, आपने कहां से ढूंढ ली? इनको हम ये तो इन टर्म्स ऑफ फोर फिगर्स है ना, अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस परफॉर्मेंसेस देखें ना, तो जैसे इनकी अर्निंग पर शेयर थी होम डिपो की 71 से गिर के 52 पे आ गई, हमारी जो है लुईस की वो अर्निंग पर शेयर 68 से गिर के 51 पे आई है। हमने कम ड्रॉप दिया है इसके अंदर, इसका मतलब परफॉर्मेंस इस मैनेजर की ज्यादा बेहतर है लुईस वाले की। कम हुई है ईपीएस? ईपीएस कम हुई है सर, दोनों बढ़ी है, बढ़ी है, यही तो मैं कहूं, बढ़ी है यार, कम कब हुई है, मैं खुद हैरान हूं। बढ़ी है, दोनों की बढ़ी है, लेकिन लुईस की ज्यादा बढ़ी है। और इस वक्त चाहे पॉइंट, कोई बात नहीं आ जाए, चाहे 0.1 ज्यादा है लेकिन ज्यादा है। लेट मी सी, शायद कहीं कोई एक आधा मैंने रखा हो तो आज मिल जाए। ओह फैंटास्टिक, फाउंड इट। Let's do this, okay? On the board, Home Depot, लुईस, ठीक है। अब ये दोनों के बारे में हम यहाँ पर फिगर्स लिखेंगे, तो कौन सी चीज है उसका जिक्र यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या रेज किया था आपने, जो था मार्केट शेयर। मार्केट शेयर इसका था 22 पॉइंट समथिंग, 22.9%, इसका था 10.8, ठीक है जी। दूसरे केस के अंदर हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियोज जो थी होम डिपो की फॉल हुई थी फ्रॉम 46.6 to 35.6, ड्रॉप, ठीक है। जबकि लुईस की थी 22 और ये 27 हो गई थी। However, ये अभी भी होम डिपो से कम ही है, ठीक है। ऑल्दो इंक्रीज हुई है, इसकी गिरी है, एक्सेप्टेड। अब है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस होम डिपो की थी 1.29 और इसकी थी 1.30, बहुत कम डिफरेंस है। ऑल्दो लुईस की ज्यादा है, मैं फिर भी, क्योंकि मैं लुईस के साथ हूं तो मैं लुईस की सपोर्ट करूंगा इस मामले के ऊपर। लेकिन एक और पॉइंट जो इसके अंदर मैं जस्टिफिकेशन के लिए देना चाहूंगा वो होगा कि ये आई थिंक ग्रोथ ज्यादा हुई थी ओवर प्रीवियस ईयर। वो 1.10 से इधर हुई है और ये 1.06 से, तो ये 1.10 से 1.2 नहीं, ये 1.06 से 1.3, तो डेफिनेटली ये ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले में कंपैरेटिवली ज्यादा है। सर मार्केट शेयर ये था ईपीएस, राइट? सर
नेक्स्ट प्लीज। मार्केट शेयर पे भी हम आते हैं तो उसको काउंटर करने के लिए उनके 1134 स्टोर थे 2000 में और 2001 में उनके 1333 हो गए। उन्होंने जो है ना वो बढ़ाए जो स्टोर है सर वो तकरीबन 199 बढ़ाए हैं सर। ओके, और लुइस ने तकरीबन 100 से कम बढ़ाए हैं, 100 से कम है, 90 कुछ है, 96 है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज न्यू स्टोर्स 96, इनके थे 100 समथिंग, 300 हो गए हैं 30, तो 199 या ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम करें तो अच्छा बता दें परसेंटेज, अगर आपने कैलकुलेट की हुई है तो मुझे बता दें। तो यस ये स्टोर एक्सपेंशन, लेकिन इंपॉर्टेंट यार होम डिपो वालों, गांव वालों, जागो जागो, होश में हो। इस एक एग्जिबिट कौन सा एग्जिबिट है ये, एग्जिबिट 2 के अंदर तुम लोगों के हक में इतने पॉइंट थे, मैं खुद हैरान हो गया था जब ये मेरे हक में कोई पॉइंट निकाल रहे थे। कैपिटल जो है वो कम है। अच्छा बड़े पॉइंट पे कभी ना जाए, पहले छोटे छोटों पे जाओ। आप दोनों के पॉइंट में लूंगा अभी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं नोट नहीं करने जा रहा, मैं चाह रहा हूं इससे बड़ा कोई पॉइंट मुझे निकाल कर दे प्लीज। आई वांट यू टू फाइंड समथिंग इन द केस। मुझे तो केस का पता है यार, मैं कम से कम हफ्ते में ये केस 3 बार पढ़ाता हूं। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस सर इनकी ज्यादा है, मीन के सर इनकी लिक्विडिटी भी ज्यादा है। ढूंढो ढूंढो कुछ ढूंढो और ढूंढो। सबसे पहला फिगर देखो, सबसे पहला फिगर नंबर ऑफ स्टोर्स ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा है, 744 और 1333, ऑलमोस्ट डबल। अब अगले पॉइंट पे चलो, सामने नजर आ रहे हैं यार, इतना फर्क है। इसके अलावा और कोई क्या कह रहे थे आप बताएं? ओके, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस किसकी कितनी है? मिलियन है ये, ये भी तो 1091 ट्रिपल। जिसमें उनकी लिक्विडिटी ज्यादा होगा सर ऑब्वियसली अच्छी जानी जाती है, उसकी लिक्विडिटी ज्यादा ट्रांजैक्शन से पता चलता है। सिर्फ ट्रांजैक्शन से बिजनेस की लिक्विडिटी हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। ये है बिजनेस ए, ये है बिजनेस बी, ठीक है ना। अब बिजनेस ए आपको प्रॉफिट दे रहा है 10%, बिजनेस बी दे रहा है 15%। किसमें इन्वेस्ट करेंगे? सॉरी एक मिनट, आई मेड अ मिस्टेक। 10,000 15,000 पहले सर इनका रिस्क चेक करेंगे, सेम है। चलें जी, आपने बी में इन्वेस्ट कर दिया, लाइन जी 1 करोड़ लाइन। जिस किसी ने ए में इन्वेस्ट किया था वो सिर्फ 1 लाख ले गए। यही बात आपके पॉइंट के ऊपर मैं आपको समझा रहा हूँ, किसी एक फिगर की बेसिस के ऊपर हम नहीं डिसाइड कर सकते कि कैसे जाएगी कंपनी, या अब एक फिगर से आप लिक्विडिटी कैसे डिटरमिन करेंगे इसके साथ, ये पॉइंट है। और ढूंढे होम डिपो लुइस के बारे में चीजें। कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो होम डिपो पूछ रहे तो कौन बता रहे बताएं? कॉस्ट ऑफ डेट जो है होम डिपो कम है। एक मिनट, कॉस्ट ऑफ डेट जिसे आप कह रहे हैं, डेट सिर्फ कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट ऑफ डेट कह रहे हैं, ठीक है। 6.8% ये है कहां पर? 3 में। अच्छा अगर इसको हम ले लें तो हम क्यों ना इसका स्टैंडर्ड एक सिंगल ले लें, हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही ले लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट इसकी 6% है, उसकी 7.3% है, लेकिन दोनों में डेट किसके पास ज्यादा है? कितना है? 12%, ठीक है। तो उनको हायर रेट के ऊपर डेट मिल रहा है, तो वो तो हायर रेट के ऊपर डेट ले रहा है, तो उसके लिए तो नुकसान वाली बात होगी, होम डिपो के लिए बेटर होगी। फाइन, इसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है
कि ये सिर्फ 701 मिलियन शेयर्स के साथ जो है ना उसको कम्पीट कर रहा है, उसकी इक्विटी 3 टाइम्स ज्यादा है इससे। हाँ, कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, इसकी मार्केट इसमें 10% तकरीबन डबल है, डबल है, लेकिन 3 टाइम मतलब कि कैपिटल उसके पास 3 टाइम इससे ज्यादा है, इक्विटी ज्यादा है। हाउएवर इस केस के अंदर मैं आपको इस वाले के अंदर जो आप एग्जिबिट 3 की बात करें, इसमें जो इंपॉर्टेंट फिगर है वो नोट करवा देता हूँ, रादर देन कि आप कॉस्ट ऑफ डेट के पर जाएं, तो उसके पर हम डिस्कशन करेंगे, हम फिर और तरफ निकल जाएंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फिगर है कि ओवरऑल कैपिटल की कॉस्ट क्या पड़ रही है आपको, इसमें डेट भी इंक्लूडेड है, इक्विटी भी इंक्लूडेड है, कि ओवरऑल कैपिटलाइजेशन टोटल एसेट्स की क्या कॉस्ट पड़ रही है आपको। ठीक है, इसके बारे में मैं एक चीज समझा दूंगा, क्योंकि मेरे माइंड में यही है कि आपको इसके बारे में भी नहीं पता कि भाई ये क्या है, वैट क्या चीज होती है। होम डिपो का है 12.3%, लुइस का कितना है 11.6%। कितना होना चाहिए? पहली चीज ये है क्या? अच्छा, पहली चीज, डेट का फायदा होता है नुकसान होता है? डेट का फायदा होता है। फायदा होता है, कैसे? आरओई जो है वो ज्यादा होता है, रिटर्न कैसे? ठीक है, लेकिन डेट से इसके अंदर फर्क क्या पड़ा वो बताएं। यू विल एक्सप्लेन। मैंने कहा था वाई मैं बहुत पूछूंगा, क्यों, कैसे, किस तरह, कैसे? सर डेट्स के लिए आपके पास कैश फ्लो हो जाता है, आप उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, No. रिटर्न भी ले सकते हैं, ये वजह रही है। और एक बात सर, इसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो डेट जो है वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है, तो इस वजह से कॉस्ट ऑफ डेट को अगर हम आफ्टर टैक्स करें तो वो कम पड़ जाती है। ठीक है, यस, ये एक पॉइंट है, टैक्स डिडक्टेबल होता है। ठीक है, एक एप्रोप्रिएट लेवल तक सर अगर हम डेट रखेंगे तो जो शेयर होल्डर की वेल्थ को हम मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, उसका जो क्यों, कैसे, कैसे होता है ये? ठीक है, एक फैक्टर ये है, लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, पड़ता है। इसमें ये है सर कि एक हमने मतलब कि उतने हमें रिक्वायर्ड फंड्स तो उतने ही रिक्वायर है, अगर हम उसमें डेट पोर्शन ऐड करते हैं तो डेट वालों को थोड़ा देना पड़ता है, जो बकाया बच जाता है वो सारा इक्विटी होल्डर। ये पॉइंट है, ये है कि इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। सर देखिए, एक होता है अपनी ऑनर इक्विटी, एक होता है बाय से लिया हुआ पैसा, तो ज्यादा अपना पैसा डूबने का खतरा नहीं होता। जो डेट होता है मतलब डेट वाला होता है ना, उसमें रिस्क ज्यादा होता है। आपके डेट वाले पे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? रिस्क कम लेने में मिल रहा है, रिस्क ज्यादा लेने में मिल रहा है। मजा बताता हूँ, अभी समझाता हूँ, आ जाओ। यही बिजनेस की एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, लेट्स डू दिस। इस बिजनेस के अंदर आपने लेट्स सपोज 10 लाख लगाना है, 1 लाख लगाना है, ठीक है, 1 लाख। इस बिजनेस में भी 1 लाख लगाना है। इसमें सारी ओनर्स इक्विटी है, इसके अंदर 50,000 आपका है और 50,000 बैंक का है लोन। ठीक है, दोनों आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। ओके, ये प्रॉफिट देता है 10,000 का, ये प्रॉफिट देता है आपको 9,000 का। कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे? सोचो, दोबारा सोचो। बी में करेंगे तो ए में हमें फिर इंटरेस्ट भी तो दैट की। अच्छा चलो, अभी एक मिनट समझाता हूँ। जो ये पॉइंट कह रहे हैं क्योंकि बी में क्या होगा, बी में ये है ना कि उसका जो मतलब अपना इंक्रीमेंट देगा तो 50,000 देगा। यस, अगर आप बी 2 लगा लेते हैं, क्योंकि आपके तो 50 लगे, यहाँ तो आपका 1 लग रहा था ना। बी अगर आप 2 लगाते हैं 50-50 के, तो आपको कितना मिल रहा है? कॉमन सेंस which is not common in common people. फिगर्स को देखकर डिसीजन नहीं करते, उनका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपके 50 लगे हैं, यहाँ आपका 1 लगा है। अगर ये 50 डबल हो जाए तो इसका रिटर्न कितना बन रहा है आपका? आप 2 लगा सकते हैं ना, ये उसी पैसे से, वही 1 लाख रुपए आपके पास, ये 2 लग सकते हैं यूनिट। जो उसने डेट्स ली है उसको वो पे भी तो करेगा यार। सब कुछ एक ही बारी में बता दूं, सीक्वेंस में बताऊंगा ना भाई। मूविंग फॉरवर्ड, अब सर जी उसने कर्जा लिया है, कर्जे के पर पे करना पड़ेगा,
तो ये आखिर 9,000 क्यों है, वो 10,000 क्यों है? सेम बिजनेस है, वही प्लांट है, उसने डेट के अगेंस्ट पे। बैंक ने कहा जी कि आप हमें 1,500 रुपया देंगे सालाना इंटरेस्ट, आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो, आपके बिजनेस को लॉस हो, डूब जाए, जो मर्जी हो जाए, हमें 1,500 रुपया सालाना आप देंगे, ठीक है? ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, इसके ऊपर हमें कुछ नहीं चाहिए, बिजनेस ज्यादा कमाए तो भी हमें नहीं चाहिए, कम कमाए तो भी हमें 1,500 अपने पक्का देना, फिक्स इंटरेस्ट। क्लियर? अब बिजनेस ने कमाया था, इस बिजनेस ने भी कमाया था 10,000, ठीक है? अब मसला ये है कि जब 10,000 में से 1,500 उसको दिया तो फिर बचना तो 8,500 चाहिए था। ये 500 रुपए कहां से आए हमारे पास? और यस, ये टैक्स डिडक्टेबल है। जब हमने प्रॉफिट आया 10,000, उसमें से काटे 1,500 रुपए, तो टैक्स में हमें बेसिकली प्रॉफिट नहीं आया, सर प्रॉफिट आया तकरीबन 13,000 सपोज, अंदाजन। अब मैं रफ फिगर बता रहा हूं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूंगा तो कम से कम आधा घंटा कैलकुलेटर पर लग जाएगा हमारा। 13,000 में से हमने जब यहाँ टैक्स दिया 30% लेट्स सपोज, अब अज्यूम मैं यही कर रहा हूं कि 30% 3,000 बनता है, तो हमने काट दिया, कितने परसेंट दिखाया? 3,000 टैक्स बना था हमारा, ठीक है? यहां हमने काट दिया तो बचा 10,000 नेट प्रॉफिट, ये नेट है, ठीक है ना? वो ईबीआईटी था और फिर ये आगे नेट आ गया, ठीक है? ईबीआईटी 13 था इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले, ठीक है? इस केस में भी 13 था। हमने पहले क्या चीज माइनस करनी है? इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो जो अमाउंट बच गई 1,500, जब काट दिया 13 में से तो बचा 1,150, सॉरी हाँ 1,150। उसके ऊपर टैक्स लगा तो टैक्स हमें 3,000 नहीं देना पड़ा, हमें टैक्स 2,500 देना पड़ा, टैक्स बेनिफिट मिला उसकी वजह से। यही बात वैट में आती है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हम टैक्स बेनिफिट भी उसमें इंक्लूड करते हैं कॉस्ट में बनाते हुए कि डेट हमें पड़ा लेट्स सपोज 1.5%, ये जितने भी परसेंट ये बन रहा था लेट्स सपोज, ठीक है 3% जितना भी था, उसके अंदर से इतने परसेंट टैक्स सेविंग भी हो रही है, वो भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं और फिर वेटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको कि डेट हमारा लेट्स सपोज 40% है बिजनेस का, जो फाइनेंसिंग हमने की डेट से की हुई है, तो 0.4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंटेज बेसिकली 40% है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट मींस 0.4, सेम थिंग, ठीक है? और बाकी हमारी इक्विटी थी तो वो 0.6% से मल्टीप्लाई करके उसके वेट के हिसाब से ये हमारी कॉस्ट बन गई है दोनों के फाइनेंसिंग लेने की। क्वेश्चन था मैं आपको बताता कि डेट लेने में ये बेनिफिट होता है किसी भी कंपनी को कि उसकी रिटर्न जो है, रिटर्न जो इक्विटी है वो ज्यादा आती है। वैसे एक कंपनी है उसके टोटल एसेट्स हैं 400 बिलियन के, एक कंपनी है उसके भी टोटल एसेट्स 100 बिलियन के, लेकिन 50 बिलियन इक्विटी है 50 बिलियन डेट है। अब उसकी अगर हम आरओई फाइंड करते हैं, कंपनी की आरओई आती है, उसके जो नेट इनकम है डिवाइडेड बाय, आपकी बात मैं तब भी समझ गया था, लेकिन क्या ये बात इनको समझ आई है सारों को? मैं चाहता हूं कि इनको भी सबको समझ आए ना बात, सिर्फ आपका पॉइंट ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट करेक्टली पॉइंट, लेकिन रिस्क वाला पॉइंट आपका अभी भी गलत था, वो अभी समझा रहा हूं मैं। आ जाए मूविंग फॉरवर्ड, इस बिजनेस के ऊपर हमें ये जो अगेन बचत होगी एक टैक्स के अंदर, दूसरा ये हमारा रिटर्न किया। अब बात क्या थी, ये जो 9,000 था ना, ये इस 1 लाख पे आया, तो बेसिकली इसका कितना आया था 4,500 और इसका कितना आया 4,500। हमने इसको कितना पे किया ऑलरेडी, क्योंकि हमने इसको और कुछ नहीं पे करना, वो तो हमने कर दिया ना सारा, ठीक है? बेसिकली तो आया था, मतलब इससे ज्यादा ही आया था ना, उसमें से हमने पे कर दिया। तो अब मैं फिलहाल रफ कैलकुलेशन के लिए आपको दिखा रहा हूं। एज्यूमिंग हमने ये क्योंकि आया था तकरीबन 5,000 कुछ, तो वो टैक्स और वो बाकी सारे मामला थे, तो उस वजह से हमने इसमें से ये 1,500 काट दिया, यहाँ पर हमारे पास बचा है 4,500, 1,500 इसमें से काट दिया, इस वक्त भी हम इसमें से 4,500 बच गए, 1,500 काट के है, ठीक है? एज्यूमिंग 1,500 ये काट के 4,500 4,500, इसने कहा जी मुझे मेरा 1,500 ही चाहिए, यहाँ आया था 5,500 लेकिन वो हमने 4,000, एज्यूमिंग कैलकुलेशन ये गलत है लेकिन ठीक है, बात समझ आ जाएगी आपको। किसने इसमें से अपने 1,500 ले लिए, जो बाकी बच गए पैसे वो किसके गए? क्यों शेयर होल्डर को दूं मैं? शेयर होल्डर ने ऐसा क्या किया है कि ये पैसे उसको दिए? पैसे तो बैंक के थे, किसको दूंगा मैं?
जो बाकी बढ़ जाता है वो सब शेयर होल्डर को ही होता है। क्यों? सर वो मालिक है क्या? एक मालिक है तो क्या होगा, मालिक है तो उसको दे दो। रीजन गलत है आपका, जवाब सही है, जाएंगे शेयर होल्डर को। मैंने कहा था मैं रीजन के नंबर दूंगा, नंबर दे दो अभी तक। बिजनेस शेयर होल्डर बात तो एक ही होगी ना, इक्विटी के, बेसिकली इक्विटी के अगेंस्ट जा रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं कब तक इक्विटी को जाएंगे, ठीक है। क्यों? आखिर इन्वेस्टमेंट का ये जो रिटर्न बैंक के पैसों पे आया, मैं इसके इक्विटी वाले को क्यों दे रहा हूं? इस बात में कोई डाउट नहीं कि ये पैसे इसी को जाएंगे। ये 9,000 इक्विटी का ही है, इसको ही मिलेगा। क्यों? यस, रिस्क, जिसने रिस्क लिया रिटर्न उसको मिलेगा। इस केस के अंदर इसको मिल रहा था जो इसने रिस्क लिया हुआ था, ठीक है। इस केस में इसने एडिड रिस्क लिया है बैंक के पैसे लेने का। अगर प्रॉफिट ना होता, लॉस हो जाता, ये 1500 उसने फिर भी देना था बैंक को। यहां अगर लॉस होता 10,000 का, तो लॉस 10,000 का नहीं होना था, 11,500 का होना था। ये पैसे उसने फिर भी बैंक को देने थे। ये उसने लिया रिस्क। जो रिस्क लेगा उसको उसका रिटर्न भी मिलेगा। जितना रिस्क बढ़ेगा उतना रिटर्न बढ़ेगा। सिंपल पॉजिटिव रिलेशनशिप आपस में इनकी। रिस्क बढ़ा देंगे रिटर्न बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसने रिस्क ज्यादा लिया, उसकी वजह से उसको जो रिटर्न एडिशनल आया है वो उसी का होगा। इस वजह से इक्विटी होल्डर को मिलता है ये रिटर्न। गेट द आइडिया? इस चीज को, ये जो एडिड हमें पैसे मिल गए हैं, इस चीज को, क्योंकि इस केस के अंदर हमें अगर 2 बिजनेस लगाता तो 18,000 मिलता, इस केस में 10 ही मिल रहा था, उसी 1 लाख पे। इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज, कि किसी और का पैसा इस्तेमाल करके जब आपने कमाया और वो कहते हैं कि मुझे उतने परसेंट रिटर्न चाहिए जितना बिजनेस में है, मुझे मेरा फिक्स्ड 1-2 हजार चाहिए, तो बाकी सारा तुम्हारा, मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नुकसान होगा तो भी ज्यादा होगा। आखिर रिस्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कोई मुझे रिस्क डिफाइन कर देगा। व्हाट इज रिस्क? यस, डेविएशन फ्रॉम जो है ना एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्टली, एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा डेविएशन, या फिर चांस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर पोटेंशियल चेंज इन वैल्यू। पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हम जो एज्यूम करते हैं आम तौर पे कि नेगेटिव ही है रिस्क, नेगेटिव ही है नुकसान ही है, ये गलत है assumption हमारी। रिस्क इज पोटेंशियल चेंज इन वैल्यू। पॉजिटिव भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ये है रिस्क, अनसर्टेनिटी। यहां पर एक मामला क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल लेवरेज क्या है, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल लेवरेज इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अंदर हराम है, क्योंकि आप प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर तो बिजनेस कर सकते हैं, कर्जा लेकर सूद देकर बिजनेस नहीं कर सकते। तो मेरा पर्पस है कि आपको बता दिया कि इस चीज में पैसा बहुत है भाई। फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में हम कहते हैं लेवरेज एम्प्लीफाइज द आउटकम ऑफ अ डील। सादा अल्फाज के अंदर इट टर्न्स गुड डील्स इनटू ग्रेट डील्स। एग्जांपल, आपके पास एक डब्बा है, $10,000 का आपने खरीदा, आप इसको आगे $11,000 का बेच देते हैं। आम बिजनेस ऐसे तो बाइंग सेलिंग, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ? $1,000। आप गए, ये डब्बा अपने पास है, आपके पास, आपका $1,000 आपके पास था, आप बैंक गए, बैंक से जाके आपने कहा जी कि मुझे $999 मिलियन का लोन दे दें। आपने बैंक से लोन उठाया, अब आपने खरीदे 1 लाख डब्बे, या 10,000 या 1 लाख, आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद, ठीक है। अब इन 1 लाख डब्बों को आपने 1,000 प्रॉफिट के साथ बेच दिया। कितना बचा? एज्यूमिंग $1 मिलियन, ठीक है। इस $1 मिलियन में से आपने बैंक के पैसे तो पिछले वापस कर दिए सारे, वो बैंक के चले गए। बैंक ने कुछ इंटरेस्ट भी लेना था। लेवरेज बेसिकली जो है, अब आपको उसके लिए कुछ ना कुछ पेमेंट तो करनी है ना आपने। बैंक ने आपसे $90 मिलियन का वो पैसे भी वापस, सॉरी $90,000 ले लिए। 1 मिलियन था ना, या $90,000 उसने आपसे ले लिए, या $100,000 ले लिए। सारी कॉस्ट उसको वापस हो गई। अब इसमें से अगर आपने $99,000 बैंक ने आपसे, क्योंकि 999 था, तो $99,000 आपसे बैंक ने ले लिए इंटरेस्ट के अंदर। 1,000 आपके अपने थे, वो आपने निकाल लिए, पहले वाले जो आपने लगाए थे। $900,000 का प्रॉफिट है। लेवरेज turns good deals into great deals. This is how banks make their money. This is how all the financial system in the world works.
जितने बैंक्स हैं इसी प्रिंसिपल के ऊपर पैसा बनाते हैं। किसी और का पैसा उठाया और उसके ऊपर पैसे बनाए, ज्यादा रेट चार्ज किया, कुछ उसको दिया, बाकी अपने पास रख लिया। बेसिक ये प्रिंसिपल है, लेकिन है हराम भाई। मेरा पर्पस था ये बता देना कि इससे पैसे बहुत बनते हैं, लेकिन है हराम। फॉलो करना है आपकी मर्जी, नहीं फॉलो करना आपकी मर्जी। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं हराम काम में पैसा बहुत है, इतना पैसा आप सोच ही नहीं सकते। रिश्वत लेने के अंदर पैसा बहुत है भाई, कोई हराम काम उठा लें बहुत पैसा है। कैसीनो खोल लें, लोग हारे या जीते, कैसीनो वाला हमेशा जीतता ही है भाई, उसके पैसे बनने ही है सिंपली। तो जो भी हराम काम उसमें पैसे बहुत है, लेकिन बरकत नहीं है, जो लॉस है वो है। तो ये बताना जरूरी था। आगे चलें, मैंने आप सबको टाइम ऊपर ले लिया एक्चुअली, कम से कम ये तो खत्म करके जाओ यार, अगले क्वेश्चन के बाद में जाएंगे। और बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। सेल्स किसकी? हाँ सेल्स ज्यादा है आई थिंक, स्टोर्स भी ज्यादा है, सेल्स भी ज्यादा है होम डिपो के आई थिंक। कहाँ है सेल्स? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी ज्यादा है। इसके अलावा सेल्स के ऊपर अगर हम आ जाएं तो 53,000 और मिलियन अभी होंगे, डॉलर्स डेफिनेटली मिलियंस के अंदर हैं। और लुइस के हैं 22, तो 53 बिलियन और 22 थे, 22 बिलियन की सेल्स हैं। डेफिनेटली प्रॉफिट उसी रेशियो के साथ चेंज हो रहा होता है, तो प्रॉफिट भी डेफिनेटली उस रेशियो के अंदर ही ज्यादा होगा। नेट अर्निंग 3 बिलियन की है और उसकी 1 बिलियन की है, 1 बिलियन। चले ये सारी चीजें देखते हुए आप सबको क्या लगता है कि किस कंपनी को मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाना चाहिए? होम डिपो के पर वोटिंग होगी, मेजॉरिटी की। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, मेजॉरिटी रेज योर हैंड। 5 इयर्स नहीं देख रहे हम 2001 तक देख रहे हैं, उससे पिछला हम देख सकते हैं, लेकिन 2001 में जो बेस्ट थी कंपनी दोनों में से, रेज योर हैंड्स। होम डिपो वाले, ओके, लुइस वाले, अभी भी लुइस के साथ हो, 4 लोग, चले मैं 5वां बदला, लेकिन ठीक है फाइन। होम डिपो के वोट फिर भी ज्यादा ही है, लेकिन चलें बताएं लुइस वाले, कोई रीजन है? सबसे जो फाइनेंस मैनेजर का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन वेल्थ ऑफ स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर की वेल्थ जो मैक्सिमाइज की है वो लुइस वाले ने इतना ज्यादा की है, उसको मिलना चाहिए। $1 बिलियन का प्रॉफिट है, $3 बिलियन का प्रॉफिट है, वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज ज्यादा है? सर उसकी मार्केट उसमें प्राइस अर्निंग्स पे जाके देखेंगे ना, एक शेयर के ऊपर। अच्छा चले जी, अर्निंग्स का एक फैक्टर हमने जरूर आइडेंटिफाई किया है कि ये इंक्रीज जो हुआ है ओवरऑल ज्यादा हुआ है, लेकिन एक बेसिस के ऊपर हम मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड लुइस को नहीं दे सकते। तो 2-3 मिनट की ब्रेक भी मिलने दो सारों को, फाइनल कंक्लूड कर देता हूं। यस, होम डिपो को हम मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे देते हैं, ठीक है ओके। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स और हैं जो कि अभी हम डिस्कस नहीं कर सके, ये नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट के अंदर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मुझे दोबारा बनाना होगा, तो मैं इसलिए इसकी फोटो ले रहा हूं ताकि ये मैं दोबारा बना सकूं। ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है इस कंपनियों का, कैलकुलेट करके आना अगली बार, या ठीक है। तो अब मैंने आपसे लुइस के बारे में भी तो बात करनी है ना, अब आपको ये बताना है क्यों मैंने अवार्ड दिया है होम डिपो को और लुइस को नहीं दिया। तो इस पे नेक्स्ट वीक बात कर लेते हैं, 5-10 मिनट बचे हैं आपके, तो गो ऑन एंजॉय। किसी की कोई अटेंडेंस वगैरह रहती है तो बता देंगे, बाकी सब फ्री हैं मेरे यहाँ पर होने से, इट शुड नॉट मेक यू एनी डिफरेंट। लेक्चर ऑफ है, अब आप चाहें तो जो मर्जी कर सकते हैं, यू कैन लीव, यू कैन डांस, आई डोंट केयर।